Hello friends, welcome to our channel. We are discussing today the 2024 good set paper solution for biology. Okay, so starting with first question, which one of the following is not associated with pollen pistil interaction? तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि नीचे में से कौन सा जो है वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड, नॉट वर्ड इज हियर इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे पोलन जर्मिनेशन, तो ये हो सकता है कि भाई एसोसिएटेड है। पोलन डिपोजिशन ऑफ स्टिग्मा, ये भी हो सकता है। पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, ये भी है। लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का पार्ट नहीं है। ओके, तो आंसर पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि भाई देखिए ये है हमारा, मान लो कि पिस्टिल, ठीक है, और इसके ऊपर है पोलन। ओके, अब ये जो पोलन है, ओके, ये जो है हमारा ओव्यूल है। ओके, इसे इसको एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि भाई ये पोलन जो है वो सबसे पहले क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो ये पहला स्टेप आ गया, डिपोजिशन आया, क्लियर। फिर सेकंड स्टेप आएगा पोलन जर्मिनेशन, तो पोलन जो है वो ट्यूब ग्रो करेगा छोटी सी। और तीसरा क्या आएगा? पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। तो हम बोल सकते हैं कि ये भाई जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर हुई, क्लियर। तो ये तीनों स्टेप जो है वो किसके हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के। तो आंसर क्या आना चाहिए इसमें? नॉट एसोसिएटेड है, तो हमारा आंसर आएगा एम्ब्रियो डिप्लॉयमेंट, क्लियर। देखिए आंसर डी। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ओके, सेकंड क्वेश्चन, वेयर आर द लेडिग सेल प्रेजेंट? लेडिग सेल किस में होता है? मेल्स में होता है, क्लियर। तो देखते हैं, चलो पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई ये जो है हमारा टेस्टिस है। ओके, ऐसे बना लेते हैं। ओके, ये ट्यूब है, क्लियर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो ऐसे इसमें रहेगी, क्लियर। अब ये जो है हम उसको अगर कट करके अगर देखें तो हमें ट्यूब्यूल्स जो है वो कैसे नजर आएगी? हमें ट्यूब्यूल्स ऐसे राउंड शेप में दिखेगी। हो रहा है सभी को क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि क्या बोला गया है, कहाँ पे प्रेजेंट होने हैं। तो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेकंड ऑप्शन है इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तीसरा ऑप्शन है इन एपिडाइडेमिस, एंड चौथा ऑप्शन है इन रेटेटेस्टिस। तो रेटेटेस्टिस में नहीं होगा, एपिडाइडेमिस में नहीं होगा। इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो यह क्या अंदर नहीं होगा? क्लियर, अंदर नहीं होगा। ये कहाँ प्रेजेंट हो गए? यहाँ पे बाहर की ओर, क्लियर हो रहा है। तो ये जो है वो क्या लिखा है? रीजियन आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है सभी को? आंसर हमारा क्या आएगा? ए। और ये चैप्टर कौन सा था? सेकंड चैप्टर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, which of the following is released by the Graafian follicle at the time of ovulation? तो हमें यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या रिलीज करेगा, उसके लिए आंसर दिया है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो ओव्यूलेशन से पहले ही रिलीज हो जाता है। ओके, प्राइमरी oocyte जो है वो भी नहीं आएगा, मैच्योरेशन में होता है वो। लेकिन इसमें दो आंसर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि ओवम जो कि ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग हम रिलीज होता है, और सेकेंडरी oocyte जो कि ओवम को हम सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो आंसर के साथ हम जा सकते हैं, सी एंड डी। ओके, कोई भी एक करेक्ट रहेगा, दोनों में से कोई एक टिक करा है तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन था आपके चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट एक्स शोज इन द डायग्राम। तो डायग्राम है हमारा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो उसमें हमें पूछा गया कि एक्स क्या है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक्स क्या है। ओके, ये कौन सी स्पेस है? ये जो है वो है हमारा एम्प्यूलरी रीजियन। ओके, तो यहाँ पे हमारा नाम आएगा एम्प्यूला। लेकिन उसके आगे भी थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या है हमारा? इस्थमस, जहां पे क्या होता है? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे
जो है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे आंसर क्या रहेगा हमारा? एम्प्यूला। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, हार्मोन रिलीजिंग बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो मल्टीलोड 375 वो कौन सी है? कॉपर रिलीजिंग। क्लियर? लिपेस लूप जो है वो कैसी है? नॉन मेडिकेटेड। सीयूटी, ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि कॉपर रिलीजिंग है। सीयूटी के अलावा और कौन है? CU7। और LNG20 ये क्या है? हमारा हार्मोन रिलीजिंग। इसके साथ दूसरा नाम भी हमें दिया है, प्रोजेस्टा सर्ट। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग जो है आईयूडी LNG20 आएगा। आंसर इज डी एंड चैप्टर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय द अदर मेथड टू अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ तो ये होते ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन दूसरी मेथड से भी होने वाले हैं। तो वो कौन सा डिजीज है नीचे दिए गए हैं उसमें से? तो पहला है सिफिलिस, दूसरा है गोनोरिया, तीसरा है क्लेमाइडियासिस एंड फोर्थ वन इज हिपेटाइटिस बी। तो इसके अंदर ये जो डिजीज है, ये तीनों के तीनों वो सभी है वो क्या हो गए? सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलेंगे। लेकिन हिपेटाइटिस बी जो है वो डिजीज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हिपेटाइटिस बी वो अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स मेथड से भी वो ट्रांसमिट होता है। आंसर इज डी, चैप्टर नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला है और क्या बोला गया है? एम्ब्रियो। ये वर्ड से यहाँ देखना है हमें, एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, यानी कि एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। ओके, वो क्या होता है? ट्रांसफर इनटू द यूटरस। तो यूटरस में ट्रांसफर होने वाले कितने हैं? एक ये है और एक ये है। ओके, गिफ्ट यानी कि गेमेट, तो ये आंसर नहीं आएगा। जिफ्ट, गिफ्ट यानी क्या होगा? गेमेट। ओके, जिफ्ट यानी जाइगोट। लेकिन जाइगोट जो होता है वो 8 ब्लास्टोमियर से क्या होता है? लेस देन 8 ब्लास्टोमियर, यानी कि 8 ब्लास्टोमियर तक नहीं पहुंचा होता है। तो वो क्या हो गया? कैंसर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि हम जो है आर्टिफिशियली स्पर्म जो है वो एंटर करवाएंगे, तो ये भी मेथड नहीं आएगी। तो एक ही मेथड बची है, IUT। क्लियर? चलो, आंसर इज डी एंड चैप्टर नंबर 3। चलो गाइज, अब आ रहा है थोड़ा जीनेटिक्स। ओके, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, मदर का ब्लड ग्रुप हमें बोला गया है क्या है? ए ब्लड ग्रुप। एंड फादर का ब्लड ग्रुप दिया गया है हियर इज ओ। ओके, तो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं पहले। तो जीनोटाइप्स बनाते हैं। एक ब्लड ग्रुप के लिए क्या होगा? IA I, और दूसरा क्या आ सकता है? IA क्लियर हो रहा है? फादर के लिए जो है ओ का क्या होगा? जीनोटाइप यही रहेगा। ओके, तो हमें ये सब चीजें मिली है। अब हम इसमें से पॉसिबिलिटीज देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या होगी? मदर का ब्लड ग्रुप अगर ये रहा, ओके, और फादर अगर ये है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से प्रोजेनी क्या मिलेगी हमें? IA I। क्लियर? दूसरा क्या मिल सकता है? स्मॉल आई। दोनों के कितने चांसेस है? 50%। ओके, गुड। तो ये जो है एक चांस हुआ, उसमें ये क्या कौन सा ग्रुप है? ए, और ये कौन सा है? ओ। अब सेकंड पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या है आपका? IA एंड स्मॉल आई। तो फर्स्ट जो है IA और स्मॉल आई, तो इसमें से हमें दिख रहा है वैसे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि क्या है? ए ब्लड ग्रुप। तो हमें यहाँ पे ए मिला और ओ मिला।
ए दोनों में मिल रहा है और ओ एक में मिल रहा है, तो हमें बोला नहीं गया है कि कौन सा जीनोटाइप था, ये था या फिर ये वाला। तो हम दोनों के साथ जा सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया है ए और ओ, तो हम दोनों ऑप्शन के साथ जाएंगे ए और ओ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज ए एंड चैप्टर नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या क्या करा है। तो सबसे पहले अपना चहिता जो है मेंडल, तो मेंडल ने क्या करा है भाई, मेंडल ने दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो हम इसमें से पहले देख ले पी आई वी आर आई वी, रेडी। तो ये जो है दो ऑप्शन हो गए, ए निकल गया और सी निकल गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो मेंडल के बाद आता है मॉर्गन। मॉर्गन भाई जो है उसने किसके ऊपर काम करा था, लिंकेज के ऊपर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये दोनों आ गए हैं। आगे देखते हैं अल्फ्रेड स्टर्टवेंट एंड सुटन। सुटन किसके साथ काम कर रहा था, बोवरी के साथ। किसके ऊपर, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि S इज इक्वल टू फर्स्ट वन। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, उसमें S इज फर्स्ट, R इज 2 एंड Q इज 3। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। लेकिन फिर हम आगे देख लेते हैं, R के सामने क्या आया है, 2। उनका काम क्या है, अल्फ्रेड स्टर्टवन का रिकॉम्बिनेशन मैप। ओके, तो सबसे पहले जो है सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया और उसके ऊपर मॉर्गन ने काम करके हमें लिंकेज के बारे में बताया। और मॉर्गन का ही स्टूडेंट कौन है, अल्फ्रेड स्टर्टवन। ओके, तो उसने क्या करा कि भाई रिकॉम्बिनेशन मैप करे। ओके, और उसने क्या बनाया कि भाई रिकॉम्बिनेशन मैप में वो जो है जीन का लोकेशन जो है वो बताया कि भाई लिंकेज कितनी होगी, तो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, वो सब चीजें जानने के लिए जो है वो हम जीनेटिक सॉरी रिकॉम्बिनेशन मैप का यूज करेंगे, जिनका यूनिट कौन सा है, सेंटी मॉर्गन। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या रहेगा हमारा, बी। ओके, चलो आगे देखते हैं, आंसर इज बी एंड चैप्टर नंबर 4। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच क्रोमोसोम ऑफ इच पेरेंट जीन कंट्रोलिंग बीटा थैलेसेमिया। यहाँ पे आपको बोला गया है कि बीटा थैलेसेमिया। अब आपको पता होना चाहिए 3 टाइप के थैलेसेमिया होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ओके, अल्फा थैलेसेमिया होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर कौन सा आएगा, 16, और बीटा और डेल्टा में क्रोमोसोम नंबर 11 रहेगा। ओके, उसके अंदर जीन कौन सा रहेगा, HbA1 एंड HbA2। और इसके अंदर कौन सा जीन रहेगा, HbB। और इसके अंदर क्या रहेगा, हैप्पी बर्थडे, HbD, डेल्टा का D, बीटा का B, और यहाँ पे अल्फा का A। तो ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रोमोसोम, और ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम जीन। क्लियर? तो ये जो है हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, बीटा के लिए पूछा है तो 11th क्रोमोसोम जो है वो आपका अफेक्टेड होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इजीएस्ट क्वेश्चन था। ओके, आंसर इज बी एंड चैप्टर नंबर 4। अब आता है थोड़ा सा पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री के लिए हम देखेंगे कि भाई विच ऑटोसोम लिंक्ड है। तो हमें बता दिया गया है ऑटोसोमल डिजीज। अब यहाँ पे ना रिसेसिव बोला गया है और ना ही डोमिनेंट बोला गया है। क्लियर? तो रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो इसको डिजीज नहीं है, इसको भी नहीं है, तो दोनों को डिजीज नहीं है तो बच्चों में आया, तो यानी कि यहाँ पे कौन से डिजीज की बात हो रही है, रिसेसिव की बात हो रही है। सभी को क्लियर हो रहा है? ओके, गुड। और दोनों में देखो, बॉयज में भी है और गर्ल्स में भी है, यानी कि मेल में भी है प्रेजेंट और फीमेल में भी है। तो इस डिजीज को हम क्या कह सकते हैं, ऑटोसोमल। क्लियर? चलो देखते हैं इसमें से। सबसे पहले आता है हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया कौन सा डिजीज है भाई? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। क्लियर? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वो जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया ये जो है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो हमें यहाँ पे ऑटोसोमल डिजीज बोला गया है और ये पेडिग्री जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए है। यहाँ पे आपको आधी इंफॉर्मेशन दी गई है, आधी आपको खुद फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पेडिग्री क्या है अपनी? रिसेसिव के लिए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हमारा है सिकल सेल एनीमिया। ये सभी को क्लियर हो रहा है? तो आंसर इज सी एंड चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, ये किस चीज का डायग्राम है आपका? इलोंगेशन का। क्लियर? तो ये जो है हम बोलेंगे इलोंगेशन। ये क्या है अपना? आरएनए बन रहा है। ओके, उसको हम एमआरएनए बोलेंगे। ओके, और ये जो है इलोंगेशन का डायग्राम आपको दिया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि व्हाट इज एक्स रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये क्या होना है? एक्स क्या होगा आपका यहाँ पे? ये होगा आपका सिग्मा फैक्टर। ओके, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सेंटर में रहेगा। ओके, उसके साथ रो फैक्टर जो है वो लास्ट में बाइंड होगा और रो फैक्टर के बाइंड होने से क्या होगा? टर्मिनेशन होगा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज इसमें आता नहीं है, रो फैक्टर नहीं है, ये आरएनए पॉलीमरेज भी नहीं है। हमारा क्या है? ये सिग्मा फैक्टर। तो आंसर क्या रहेगा? ए। और ये चैप्टर नंबर 5 से था। नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन से है। एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स हु गेव दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया है? ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारे दो चांसेस है। एक तो देखो ओपेरिन, ओपेरिन ये सब बोला नहीं है। ओपेरिन ने तो भाई वो जो है स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट में हेल्प करा था। ओके, लेमार्क भाई जो है उसका ये स्टेटमेंट हो नहीं सकता क्योंकि वो जो है कुछ और ही बता रहे थे कि भाई जैसे जैसे आगे खाना मिलेगा तो हाइट बढ़ेगी, ऐसा चीजें बता रहे थे। ओके, लेकिन अर्नस्ट हैकेल और कार्ल अर्नस्ट वन बेयर वो दोनों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन रहेगी। क्या रहेगा? तो सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने बोला कि भाई ओंटोजेनी रिपीट्स, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओके, और ये जो है वो क्या बोलना चाहता है कि भाई ये जो है अपने एम्ब्रियो है वो क्या होगा? हर एडल्ट का एम्ब्रियो हर बार सेम ही रहेगा, यानी कि रिपीटेशन होता रहेगा। चाहे कितना भी इवोल्यूशन हो जाए, जो एनिमल है, जो भी स्पीसीज है, उसका जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि रिपीटेशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसमें तो बोला गया कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज। ये चीज बोली थी अपने वन बेयर भाई ने। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कार्ल अर्नस्ट वन बेयर। क्लियर? उसने ये थियरी को मना कर दिया था कि भाई देखो आप लोग बोल रहे हो कि एम्ब्रियो जो है सभी के सेम है तो सब एनिमल भी एक ही चीज के होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एडल्ट स्टेज में अगर पास होती होती एम्ब्रियो तो हम मान के चल सकते हैं कि ये जो है वो हम सिग्निफिकेंट एविडेंस है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं बोल सकते। ओके, उसकी कुछ लिमिट्स थी, तो लिमिट्स उसने बताई थी। ओके, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस? एनालोगस ऑर्गन बोला गया है और यहाँ पे आपको सभी क्या दिए हैं? प्लांट्स के दिए हैं। अब प्लांट के कौन से पार्ट है? आप देखो इसमें जिंजर दिया है, पोटैटो दिया है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्मरिक है। तो ये सब क्या है? मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस ऑफ, एक होगा रूट और दूसरा होगा स्टेम। और किसके लिए है? फूड स्टोरेज के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से रूट कौन से है। तो रूट के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई स्वीट पोटैटो जो है वो हमारा रूट का मॉडिफिकेशन है। साथ में ही रेडिश भी जो है वो भी हमारा
रूट का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर। और बाकी जो बचे हैं पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, ये तीनों जो है हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रूट और स्टेम के बीच में जो कॉम्बिनेशन दिया है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो पोटैटो एंड जिंजर, तो वो दोनों तो स्टेम के हो गए, तो ये निकल गए। स्वीट पोटैटो एंड रेडिश, ओके, तो ये भी एक दूसरे के ही है, तो वो भी निकल गया। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, तो ये हम बोल सकते हैं रूट और स्टेम वाला। जिंजर एंड टर्मेरिक भी स्टेम के ही है, तो ये नहीं आ सकता आंसर। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not affected हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट ना करने वाला कौन सा है? तो हमें यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन, जीनेटिक ड्रिफ्ट करता है, जीन माइग्रेशन करता है, म्यूटेशन भी करेगा। क्लियर। तो एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो आंसर रहेगा आपका। ये डायरेक्ट आंसर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आ रहा है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें बहुत सा के आंसर रॉन्ग होने के चांसेस है। चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड विच इज मेड फ्रॉम गिवन mRNA। ओके, तो हम यहाँ पे गिवन mRNA दिया गया 5 days to 3 days, और इसमें से कितने बनेंगे? तो यहाँ पे 10, 4, 8, 7 चारों ऑप्शन दिए हैं। हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई हमें चलना किस तरफ है। तो सबसे पहले हमें चलना है 5 days to 3 days की ओर। ओके, दूसरी चीज बोला है कि भाई ट्रिपलेट फॉर्म में चलेंगे। ओके, तो ट्रिपलेट कोडोन को हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, ये हमें दिया गया है क्या? mRNA। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कोडोन मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है एक होता है स्टॉप कोडोन और एक होता है स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन कितने हैं? एक है। कौन सा है? AUG। और स्टॉप कोडोन कितने हैं? 3। कौन कौन से है? UAA, UAG एंड तीसरा UGA। क्लियर। अब इसमें से हम ट्रिपलेट बना लेंगे सबसे पहले। ओके, 5 days की ओर से। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे हैं UUU, UCU, AUG, CUG, GUG, GCU, UGA, UUU, UCC एंड CCU। ओके, क्लियर। तो हमें यहाँ पे कितने टोटल मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, जो कि आंसर में दिया है। तो आप डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन कौन सा है? हमारा AUG। तो हमेशा याद रखना AUG से फर्स्ट कोडोन स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्या है? AUG। हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है? इस तरफ। चलो चलते हैं। CUG, नो, स्टॉप कोडोन नहीं है। GUG स्टॉप कोडोन नहीं है। GCU स्टॉप कोडोन नहीं है, लेकिन UGA। अब UGA जो है वो किसी को कोड नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा चेन रुक जाएगा। तो ये स्टॉप कोडोन आ गया। तो कितने पॉलीपेप्टाइड का चेन बना? 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4 सब यूनिट बनेंगे। क्लियर। तो ये दोनों हो गए कैंसल। हो रहा है सभी को क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीकोडोन आर प्रेजेंट इन अ सेल? अब ये भी ट्रिकी है थोड़ा सा। एंटीकोडोन प्रेजेंट इन अ सेल। ओके, प्रेजेंट इन अ सेल। अब आप लोगों को पता है कि टोटल कोडोन्स कितने हैं? 64। ओके, अब इसमें से हम देखें तो एंटीकोडोन भी 64 होने थे, लेकिन इसमें से एमिनो एसिड के लिए कोड करने वाले कितने हैं? सिर्फ 61। बाकी के कौन है? स्टॉप कोडोन, जिसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं है। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि जो अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं उनके पास क्या हो गए? एंटी कोडोन।
तो जितने अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं उतने ही एंटी कोडन प्रेजेंट हो गए। तो इसमें आंसर आपको दिया है 61। आंसर इज 61। चलो नेक्स्ट। इफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज, आपको बोला गया है डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी कि डीएस डीएनए, बराबर। उसके अंदर क्या है, 30% एडेनिन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30% एडेनिन। सो व्हाट इज द परसेंट ऑफ साइटोसिन, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, साइटोसिन क्या होगा। अब इसमें तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई 30% एडेनिन तो साइटोसिन कितने हो गए ऐसे करके। ओके, तो सबसे पहले हमें ए के सामने क्या बॉन्ड होता है वो देखना पड़ेगा। ए के साथ क्या होता है, टी, और जी के साथ क्या होता है, सी। हमें कौन सा डीएनए बोला गया इधर, डबल स्टैंडर्ड, तो जितने ए है उतने ही क्या हो गए, टी। तो ए इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं हम। तो ये कितने हो गए, 30, क्लियर, प्लस 30। ओके, हम परसेंटेज अभी काउंट नहीं कर रहे, ऐसे ही डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। और अब बच रहा है, ये टोटल कितने परसेंटेज हो गया, 60%। डीएनए कितने परसेंटेज होना है, 100% ही होना है ना। ओके, तो हम यहाँ पे देखें तो अगर 100% में से, अगर 100% में से हम बात कर दे ए और टी को, तो कितने मिलेंगे हमें, जी और सी मिलेंगे। ओके, तो ए टी कितने हैं, 60, तो जी सी कितने आएंगे, 40। अब हमें पता है कि जितने जी हो गए उतने ही सी हो गए, लेकिन दोनों का टोटल हमें यहाँ पे मिला, कितना मिला है, 40। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जी। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी। क्लियर। तो हमें यहाँ पे कौन सा चीज पूछा गया है, सी, और ये कितने होते हैं, 20%। तो आंसर क्या आएगा आपका, 20। एक बार चेक करना है तो कर सकते हैं कि सी जो है वो 20 है, जी है वो 20 है, और आपके ए कितने हैं, 30, और टी कितने हैं, 30। टोटल कर लो, कितने हो जाने चाहिए, 100% हो जाने चाहिए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19। On the basis of which of the following symptoms doctors tell X patient is suffering from न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है भाइयों, न्यूमोनिया जो है वो लंग्स के रिलेटेड डिजीज है, और जिसके अंदर जो है लंग्स के अंदर वाटर म्यूकस फिल हो जाता है। ओके, तो लंग्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा बॉडी में। बॉडी में अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो बॉडी कैसा दिखेगा, ब्लूइश इन कलर। ओके, क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से ए ऑप्शन दिया है सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री, वीकनेस, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। हेज चिल, चिल यानी कि ठंड लग रही है, और हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, तो ये वाला तो हमारा मलेरिया वाला हो गया। क्लियर, तो ये भी नहीं है। हेज लिप्स एंड फिंगरनेल टर्न ग्रे और ब्लूइश इन कलर, हाँ ये वाला आंसर होता है। क्यों, क्योंकि जो है हमारा बॉडी जो है वो उसमें ऑक्सीजन मिलना कम हो गया होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई आंसर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से है। हमें पता है कि भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी कौन कौन से होते हैं। एक होता है बोन मेरो, और दूसरा होता है थाइमस। क्लियर। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो बाकी के बोन मेरो एंड थाइमस के अलावा जो भी बचे वो भी सभी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, सेल जो होते हैं लिम्फोसाइट वो क्या होते हैं,
जनरेट होते हैं, और सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन में वो मैच्योर होते हैं, और दूसरा क्या होता है उसका फंक्शन जो है वो यहाँ पे करते हैं। क्लियर? जनरली प्राइमरी में भी मैच्योर होते हैं, ओके, और सेकेंडरी में भी मैच्योर होते हैं, ओके। मैच्योरेशन हियर इज कॉल्ड, वी कैन से कि वहां पे जाके वो एंटीजन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, या फिर बोल सकते हैं फॉरेन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्लियर? तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें बोन मेरो और थाइमस के अलावा जो भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होगा। इसमें बोन मेरो आ गया तो ये निकल गया, थाइमस आ गया निकल गया। इसमें नीचे वाले में तो बोन मेरो और थाइमस दोनों है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स, पेयर स्पेसीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाला ऑप्शन जो है आंसर सी इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। सिरहोसिस यानी कि लीवर को जो डैमेज होता है उसकी बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वहां पे आपको किडनी बोला गया है, तो इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे लीवर है तो मे भी ये चांसेस हो सकते हैं आंसर के। आगे देखते हैं। इट इज द डिजीज स्प्रेड बाय यूजिंग नीडल एंड फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये तो भाई एड्स की बात हो रही है, ये नहीं है। ब्रेन डिजीज नहीं, ब्रेन नहीं होता, ओके। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्या है? इज अ लिवर डिजीज caused बाय हेवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, यानी कि लिवर जो है आपका डैमेज हो जाएगा। तो आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिए गए हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स के सामने आपको देना है उसका फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेस के साथ, ओके। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो क्या कर रहा है? तो वो कर रहा है यहाँ पे रिमूविंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ लिख लेंगे पी, क्यू, आर एंड एस, ओके। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रेप्टोकाइनेस के साथ गए तो वो क्या कर रहा है? रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स। तो हम यहाँ पे इसके सामने वन लिख देंगे। कितने ऑप्शन है? एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे निकल गए, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि क्या है हमारा? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ओके। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं वहां पे इम्यूनिटी जो है वो ऑटो इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, और अपने बॉडी के जो ऑर्गन है उसको डैमेज पहुंचाने की ट्राई करेंगी, और जो इम्यूनिटी है वो ग्राफ्ट को ठीक से एक्सेप्ट नहीं करने देगी। तो वहां पे हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेंगे जो कि साइक्लोस्पोरिन ए रहेगी। तो वन के साथ यहाँ पे क्या आएगा? थ्री, ओके। तो आर के साथ यहाँ पे भी थ्री है, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है स्टेटिन्स, ओके। तो स्टेटिन्स जो है उनका काम क्या है? तो उनका काम है ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट, ओके। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। बचा कौन? सेकंड, क्लेरिफाइड फ्रूट जूस पैक्ड इन अ बॉटल। तो पैक्टिनेस का काम है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो कौन सा आंसर आएगा आपका? क्यू इज फोर, क्यू इज फोर। तो आंसर कौन सा रहेगा आपका? डी, ओके। ये तो है सभी को। तो आंसर आपका रहेगा डी। चैप्टर नंबर 8 से है आपका वो, ओके। क्लियर हो रहा है ये? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट नहीं है, यहाँ पे खास ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती है हमेशा ही, ओके। फर्स्ट वन, बकुलो वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पेसिस स्पेसिफिक, यस। नैरो स्पेक्ट्रम, यस। एंड इंसेक्टिसिडल, तो ये जो है वो करेक्ट लाइन है, ओके। देन आफ्टर बेसिलस thuringiensis यानी कि बीटी बोल सकते हैं, उसका काम क्या है? यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ओके। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है उसको हम ले सकते हैं। कौन कौन होता है उसके अंदर? बीटी किसके लिए यूज करते हैं हम? एक तो रहता है हमारा लेपिडोप्टेरान, लेपिडोप्टेरान। दूसरा क्या आएगा? कोलियोप्टेरान। और तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा अपना डिप्टेरा। ये सभी जो है वो इंसेक्ट के टाइप बोल सकेंगे। क्लियर?
तो ये जो है वो बेसिलस thuringiensis कैटरपिलर को किल करेगा। लेडी बर्ड इज यूजफुल टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटोस। यहाँ पे लेडी बर्ड आपको बोला गया है और मॉस्किटो बोले गए, वो जो कि कॉम्बिनेशन नहीं है। लेडी बर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है? एफिड के लिए। और मॉस्किटो के लिए कौन है अपना यहाँ पे? जो हेलीकॉप्टर है वो, हेलीकॉप्टर कौन है अपना? हेलीकॉप्टर है अपना ड्रैगन फ्लाई। वो किसके लिए यूज करोगे? मॉस्किटोज के लिए। ओके। तो ये चीज आपको दिख गई कि लेडी बर्ड जो है वो किसके लिए यूजफुल होगा? एफिड के लिए। क्लियर? तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ट्राइकोडर्मा फंगस आर यूज्ड इन अ बायोकंट्रोल एजेंट फॉर एनिमल पैथोजन। नहीं, एनिमल पैथोजन के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? प्लांट के लिए है। तो हम यहाँ पे ये वाला भी रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो इसमें देखो 2 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1 एंड 2, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिर से आपको पूछा गया है कि भाई करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है हिट्रोट्रोफिक साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन पेडी प्लांट। यस, पेडी फील्ड के लिए हम साइनोबैक्टीरिया यूज करते हैं, लेकिन वो हिट्रोट्रोफिक नहीं होते। कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफिक होते हैं। ओके। सेकंड इज, ये गलत हो गया। एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर लिव एज सिम्बायोसिस। नहीं, ये सिम्बायोसिस नहीं है, ये कौन से है? फ्री लिविंग है। तो यहाँ पे आगे रीड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये हो गया रॉन्ग। आगे आते हैं, मेनी मेंबर ऑफ द जीनस मोनास्कस फॉर्म माइकोराइजा। नहीं, मोनास्कस जो है वो माइकोराइजा फॉर्म नहीं करेंगे। अब एक ही लाइन बचा है जो कि क्या है? मेनी मेंबर ऑफ अ जीनस ग्लोमस फॉर्म्स माइकोराइजा। तो ये वाला लाइन आपका करेक्ट है, हमें यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट। तो आंसर आपका रहेगा यहाँ पे डी। क्लियर? आगे चलेंगे। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, कि भाई पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको पूछा गया है। पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? मान लो कि मेरे पास एक नाम है नितिन। क्लियर? अब इसको हम इस तरफ से रीड करें तो क्या रीड हो रहा है? नितिन। इस तरफ से रीड करें तो क्या हो रहा है? नितिन हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दी गई है जो आपको याद होनी ही चाहिए। GAATTC। इसका एक डेज क्या है? 5 डेज। एक एंड क्या है आपका? 3 डेज। इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? GAATTC। और इसका 3 डेज एंड होगा, इसका 5 डेज। देखो, इसको इस तरफ से रीड करेंगे तो भी सेम होगा, इस तरफ से रीड करेंगे तो भी सेम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्लियर? तो इसमें से देखो, तो आप क्वेश्चन ए में क्या दिया गया? ऑप्शन ए GAATTC, लेकिन सामने वाला देखो, जी के सामने टी नहीं आता, तो ये वाला हो गया अपना रॉन्ग। सेकंड में दोनों तरफ देखो 5 डेज दे दिए, तो ये भी रॉन्ग है। तीसरा जो है उसमें CTT, तो ये तो दोनों सेम सेम ही दे दिए है भाई, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर क्या होना चाहिए? यही है जो हमारे साथ मैच कर रहा है, GAATTC। GAATTC, तो ये वाला जो है वो करेक्ट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होना है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में ब्राइट ब्लू कलर्ड बैंड, ब्राइट ब्लू नहीं होता मेरे दोस्तों, ऑरेंज होता है। और विजिबल लाइट भी नहीं होती, यूवी लाइट होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। डीएनए फ्रेगमेंट कैन विजुलाइज इन विजिबल लाइट, फिर से एक बार आया, और विदाउट स्टेनिंग नहीं होता, विथ स्टेनिंग होता है, तो आउट नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे यूवी लाइट होगी, तो ये भी हो गया रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, द नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर यूज होता है किसके अंदर? एज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में यूज होता है, यानी कि इसको हम बोलेंगे जेल। ओके, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। ये वाला थोड़ा करेक्ट लग रहा है। आपके क्लास 11 में ये चीज आई हुई है। ओके, जो हम जेलिडियम के साथ हम पढ़े थे, वहां पे हमें क्या मिला था? अगारोज, और अगारोज का ही जेल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हमें क्या मिल रहा है? करेक्ट। द लार्जर द डीएनए फ्रेगमेंट साइज
फर्दर इट मूव। अब देखो ये वाला अगर मान लो कि आपका जेल है, क्लियर, और जेल के अंदर ये अपने वेल्स है, ओके, तो जितना लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो कैसा रहेगा, नजदीक रहेगा, ओके, और जितने स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे वो दूर चले जाएंगे, क्लियर। तो लार्जर इधर रहेगा और स्मॉलर इधर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई लार्ज जो है वो वेल के नजदीक रहेगा, ना कि फारदर। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या रहा आपका, सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज विच इज यूज्ड इन पीसीआर। ओके, तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन सा यूज हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। ओके, आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। अब ये सिंपल सा है, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज होता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक का फर्स्ट ऑप्शन टी, टी है इसमें, हाँ है, थर्मस। एक्यू यानी एक्वाटिकस, तो ये रहा, तो आपका आंसर सीधा ये आएगा। ओके, आप सबको पता है ये जो है वो हाई टेम्परेचर टॉलरेंस ही रखता है, क्लियर। तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट, एलिजा सिस्टम। एलिजा का फुल फॉर्म किसको पता है, चलो, एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एस्टे। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सीधा डायरेक्टली पता चलता है कि जहाँ पे एंजाइम लिंक होगा, एंजाइम कौन सा होता है, प्रोटीनेशियस होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें सीधा बोल दिया गया है, यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी नहीं, वो नहीं होगा उसका प्रिंसिपल। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, यस, ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि एंजाइम और जो है सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन हो रहा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, यहाँ पे आपको टेक्निक बोला गया है, ना कि थेरापी। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसमें एक प्लेट होगी, उसके ऊपर आपको क्या प्लॉट कर दिया जाएगा, वहां पे एंजाइम्स रहेंगे जो कि क्या है हमारे, एंटीजन, ओके, सॉरी एंटीबॉडी ट्रैप रहेंगे यहाँ पे, ओके। और अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अपना ब्लड या फिर जो भी सैंपल होगा वो ऐड करेंगे। सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन। तो यहाँ पे जो है एंटीबॉडी जो ऐसा होगा उसके ऊपर क्या आएगा, एंटीजन प्रेजेंट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या देगा हमें, यहाँ पे एंजाइम जो प्रेजेंट होगा वो क्या प्रोड्यूस करके देगा, कलर, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिर इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, शॉर्ट ही रखना है हमें। आगे देखते हैं, फॉर विच डिजीज द अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन इज यूज्ड। कौन से डिजीज में अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन यूज होता है। अब ये सिंपल सा है, डायरेक्टली आंसर सी के साथ हम जाएंगे, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होना है, ओके। इन विच सिस्टम द स्पेसिफिक एमआरएनए बिकम्स साइलेंट। ओके, कौन सी सिस्टम में जो है स्पेसिफिक एमआरएनए जो है साइलेंट होता है। साइलेंट बोला गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग का मतलब हो गया आरएनए आर टेक्निक, जहाँ पे डीएस आरएनए का यूज होता है, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है आपको डीएस आरएनए, और यहाँ पे आरएनए आई, आंसर आपको दे दिया गया है, क्लियर। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी एंड क्यू इन द गिवन डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम दिया, आपको इंटरप्रेट कर सकते हैं, आई यानी कि क्या होगा यहाँ पे, इमिग्रेशन। यहाँ पे ई यानी क्या होगा, एमिग्रेशन। डी यानी कि डेथ, और बी यानी कि बर्थ। अब आपको पता होना चाहिए कि बर्थ होने से क्या होगा, पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, डेथ होगी तो डिक्रीज होगा, इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इमिग्रेशन यानी कि लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ से सिंपली दे सकते हो कौन सा है, पी माइनस क्यू माइनस, ओके, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें दूसरे क्वेश्चन जो कि थोड़े से टाइम टेकिंग है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, ओके। तो फॉर वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये जो है उसका हमें फॉर्मूला दिया गया है, इसके अंदर आपको बोला गया व्हाट इज के यानी कि
आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं के, यानी कि बोला गया है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। और मेरा एक सजेशन है कि आप कैरिंग का स्पेलिंग थोड़ा इधर मिसप्लेस कर दो और के कर दो। ओके, कि कैरिंग कैपेसिटी तो कैरिंग। ओके, तो ये वाला वर्ड यूज करेंगे तो आपको याद रहेगा इजीली, कैरिंग कैपेसिटी। ओके, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बोला गया है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो क्या है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा इसमें से? चलिए जल्दी बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? क्योंकि आपको दिया गया है यहाँ पे एन फॉर्म में। ओके, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एन। कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारा के है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है वो क्या हो गया हमारा, जो कि आर दिया गया है, वो हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का है, जिसमें हम नेचुरली जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसका रेट बताया गया है। ओके, तो आंसर क्या है आपका कैरिंग कैपेसिटी। चलो इसमें आगे चलते हैं। द पिरामिड ऑफ बायोमास आर जनरली इन्वर्टेड, बायोमास के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। इन्वर्टेड के लिए एक ही ऑप्शन आपका है सी। ओके, बाकी सभी के बायोमास के पिरामिड कैसे हो गए? सीधे हो गए, ऐसे हो गए। इन्वर्टेड जो है वो ऐसा होता है। ओके, तो ये सिंपल था। आगे चलते हैं। Which of the following is responsible for the beginning of detritus food chain? detritus food chain कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कि डेड और डिकेइंग मैटर से होगा। अब इसके अंदर जो है फाइटोप्लैंक्टन जो है वो डेड और डिकेइंग के ऊपर काम नहीं करेंगे। algae जो है वो काम नहीं करती, जू प्लैंक्टन काम नहीं करता, लेकिन फंगी जो है वो करती है। तो यहाँ पे फंगस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 35th क्वेश्चन। इन 2002, तो 2002 में क्या हुआ था? वर्ल्ड समिट रखी थी और किसके लिए थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ तक उसको कंप्लीट करना था? 2010 तक। ओके, अचीव टिल 2010। कहाँ पे रखी गई थी ये? तो ये रखा गया था हमारा जोहानेसबर्ग में। दूसरी एक रखी गई थी रियो डी जेनेरियो में, जिसका ईयर था 1992। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2002 में मीटिंग थी वो जोहानेसबर्ग में थी। ओके, आगे चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ एक्सटिंक्टेड एनिमल एंड देयर कंट्री। तो भाई एनिमल जो हो गया है एक्सटिंक्ट और उसकी क्या है कंट्री, तो कौन सी कंट्री से कौन सा एनिमल लॉस हुआ है? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे बोला गया क्लियर याद रखना, इनकरेक्ट बोला गया है यानी कि रॉन्ग पेयर दी गई है कोई यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेगा अफ्रीका, ये तो करेक्ट है भाई, अफ्रीका से ही क्वेगा गया था। डोडो जो है वो मॉरिशियस से गायब हुआ था। यस। स्टीलर्स सी काउ जो कि रशिया से गायब हुई है। लेकिन थाईलैंड जो है वो थाईलैंड से नहीं हुआ है। नाम से उलझ मत जाना, थाईलैंड या थाईलैंड दोनों सेम जैसे लगेंगे, और वहां पे आप जो है वो गलत आंसर टिक करके आ सकते हो। ये कहाँ से हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? तो आपका आंसर क्या रहेगा? डी। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेचुरलिस्ट गिव स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? कौन याद है आपको स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का? ऐसा था कुछ। ओके, किसने दिया था ये? एलेक्जेंडर भाई ने। ओके, पॉल एहरलिच ने क्या दिया था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। एडवर्ड विल्सन भाई ने बायोडायवर्सिटी को डिफाइन किया था। डेविड टिलमान भाई जो है उसने बायोडायवर्सिटी के लिए भी काम करा है। ओके, तो ये सब चीजें है। डेविड टिलमान भाई ने भी काम करा है। उसने बोला था कि भाई अगर जो है एक टाइम पीरियड के साथ हम चले तो जो है स्पीसीज है, ओके, वो क्या है वेरिएशन जो है वो ज्यादा नहीं लाएगी, यानी कि वेरिएशन कैसे रहेंगे? लो रहेंगे। और दूसरा उसने बोला था कि अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या इंक्रीज होगा?
प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये आप जान सकते हैं कि भाई एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट भाई ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पे काम करा था। क्योंकि क्या बोलना चाहते थे कि एरिया बढ़ेंगे, उसके साथ स्पीसीज भी बढ़ेंगी, लेकिन एक लिमिट तक। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज सीन इन बिटवीन सी एनेमोन एंड क्लोन फिश? अब इसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है? सी एनेमोन को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लोन फिश को क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं पैरासाइटिज्म में एक का फायदा है, एक का नुकसान है। प्रीडेशन में एक का फायदा, एक का नुकसान। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा है। और कम्युनिज्म नहीं, गलत वर्ड है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे वर्ड आएगा कमेंसलिज्म। क्लियर। तो कमेंसलिज्म में एक का फायदा, एक का ना फायदा ना नुकसान। क्लियर। तो ये वर्ड गलत है। ओके, कम्युनिज्म वर्ड नहीं है, कमेंसलिज्म है। और ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी। आगे देखते हैं। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय। अब ये जो है हमारा ओव्यूल है। क्लियर। और ये जो है वो अटैच किससे होगा? प्लेसेंटा से। तो ये यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइलम। हाइलम बोलेंगे ना इसको, कि फनिकल होगा। यहाँ पे हाइलम नहीं होता, हाइलम होता है यहाँ पे। और ये जो है आपका फनिकल रहेगा। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से किस चीज से अटैच रहता है? इस पार्ट से। तो इसको क्या बोलेंगे? फनिकल। फनिकल इज करेक्ट आंसर। ओके। दूसरा भी देख लेते हैं। हाइलम जो है वो किस काम में आता है? हाइलम जो है वो भी एक कनेक्शन है। वो किस किस के बीच में है? ओव्यूल एंड फनिकल के बीच में जो है वो हाइलम जो है वो अटैचमेंट में रहता है। क्लियर। और चलाजा जो है, चलाजा क्या है हमारा? जो कि बेजल पार्ट है। और माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल जो है वो छोटा सा एक पोर जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि हमें टॉप पे मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो पोर जैसा दिख रहा है आपको, वो क्या है आपका? माइक्रोपाइल। और ये जो है बेजल पार्ट, वो क्या है आपका? चलाजा। क्लियर। तो ये आपका क्लिनिकल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ द पेपर। इन क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लेस्टोगेमस यानी कि क्लोज टाइप हो गया, क्लोज्ड टाइप। ओके। तो इसमें एक्सपोज नहीं होगा, एक्सपोज नहीं है, एक्सपोज नहीं है, एक्सपोज नहीं है। एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज्ड। और दूसरा कौन सा टाइप होता है? केस्मोगेमस, जिसके अंदर सब क्या होगा? एक्सपोज होता है। क्लियर। तो हमारे लिए यहाँ आंसर क्या हो गया? सी। ओके। तो यहाँ पे हमारा 2024 का पेपर का सॉल्यूशन खत्म हुआ। ओके। फॉर मोर पेपर्स एंड फॉर मोर सपोर्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए वो हमारी तरफ से अच्छे से मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है कोई पेपर के बारे में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर से। और ईमेल भी है, तो ईमेल पे आप अपनी फाइल शेयर करके आप अपना जो है ओपिनियन मांग सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।